जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। यस सर। जी सर। ठीक है। और साफ नहीं दिख रहा है सर, मतलब थोड़ी स्क्रीन छोटी सी है, थोड़ा सा जूम होता तो एक अच्छा। यस। जी, जी sir। देखिए, हमें स्टार्ट करना है आज नब्ज। नब्ज क्या होता है? कुछ भी नहीं है नब्ज में, बहुत इजी है। ज्यादा इसको चीजों को मुश्किल बना के नहीं पढ़ना है, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। जब आप बुक के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में नब्ज को दिया गया होगा। उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप पीजी की तैयारी कर रही हैं, सिर्फ आपको उन चीजों से मतलब है जो पीजी के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी बुक को एक बार पढ़ना है, वो मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो याद करने का है, वो सारी चीज हम अभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। नब्ज किसे कहते हैं? नब्ज का मतलब होता है, नब्ज की मीनिंग पर अगर हम जाते हैं, माइक बंद रखिएगा सब लोग, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस बीच में नहीं चाहिए। ठीक है। नब्ज का मतलब क्या होता है, लुग़वी मायने क्या होते हैं नब्ज के? तड़पने के होते हैं, तड़पना। ठीक है। जब शराइन हरकत करती हैं, तो शराइन के हरकत करने से क्या होता है, जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायलिटेशन होता है, तो वो एक तरह का क्या होता है, तड़पना होता है। ठीक है। तो उसी तड़पने की वजह से नब्ज को नब्ज कहा जाता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर एक तरह से तड़प पैदा होती है, जिसकी वजह से उसका नाम क्या रखा गया, नब्ज रखा गया। क्या कहते हैं नब्ज को? अगर हम मॉडर्न में कहें, स्पिग्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। डिफिनेशन, इस्तिलाही तारीफ क्या होती है? इस्तिलाही तारीफ बुक्स के अंदर जब आप पढ़ेंगे, एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी डिफिनेशन लिखी होगी। हमें मतलब नहीं है उस पूरी डिफिनेशन से। हमें जो मतलब है, सिर्फ किससे मतलब है, इस एक लाइन से मतलब है। क्या होता है नब्ज? अविये रूह की हरकत का नाम है। ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लफ्ज है, नब्ज किसे कहते हैं? नब्ज कहा जाता है अविये रूह की हरकत का नाम। ब्रैकेट में लिखा है शराइन। अविये रूह का मतलब क्या होता है? अविया मतलब शराइन। बर्तन। अवि यस, बर्तन के होते हैं जरूर। यस। अवयव के मतलब अवैया बर्तन के मतलब, होते हैं। यस, अवैया के मतलब कैविटी के होते हैं या फिर बर्तन के होते हैं। ठीक है। अवयव रूह किसे बोलेंगे? जो वेसल्स कैविटी होती हैं, उसको अवयव रूह बोला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद बात आती है, वेसल्स कैविटी के अंदर सारी चीजें आती हैं, वेन्स भी आएंगी, शराइन भी आएगा, ये सारी चीज इसके अंदर आएंगी। लेकिन जब हम नब्ज की बात करते हैं, तो नब्ज की बात करते वक्त मुराद क्या होता है? वेन्स नहीं मुराद होती हैं, बल्कि क्या मुराद होती हैं, शराइन मुराद होती हैं। जब हम नब्ज देखने की बात करते हैं, कितनी जगह है, कहाँ कहाँ पर हम नब्ज देख सकते हैं बॉडी के अंदर? कई जगह होती है जहां पर हम नब्ज को देख सकते हैं। ठीक है। तो वो सारी शराइन जहां पर हम आर्टरी को, नब्ज को फील कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, शराइन होती हैं, वेन्स नहीं होती हैं। तो इसलिए अवयव रूह यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, एक्सक्लूड करना पड़ेगा, किसको, वेन्स को। इसलिए लफ्ज यहाँ पर ब्रैकेट में शराइन लिखा हुआ है, आर्टरी मुराद है अवयव रूह से। इतनी बात समझ में आई? तो मतलब क्या है, नब्ज जो है अवयव रूह की हरकत का नाम है, मूवमेंट ऑफ आर्टरी का नाम क्या है, नब्ज है। सिंपल सा लफ्ज याद रखिए। या फिर ये कहिए,
बल्कि यही ठीक है, किताबों में लिखा होता है कि हरकत वज़इया का नाम है, लेकिन क्या कहते हैं, हम हरकत वज़इया नहीं कहेंगे, ज्यादातर अतिब्बा ने उसको हरकत वज़इया कहा है, हम आगे उस पर बात करेंगे। लेकिन हम डायरेक्टली उसको हरकत वज़इया कह दें, ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसलिए क्या कहते हैं, नब्ज जो है अवयव रूह की हरकत का नाम है। तो जो मूवमेंट होती है उसको हम नब्ज कहते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, आर्टरी की मूवमेंट है, क्या होता है उसके अंदर, या तो इनबिसात होता है या इनक़िबाज़ होता है। इनबिसात की मीनिंग क्या होती है, या फिर इनक़िबाज़ की मीनिंग क्या रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। होती है? यस, रिलैक्सेशन, इनके इनबिसात बाद कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। डायलिटेशन को, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन को कहेंगे, डायलिटेशन को कहेंगे। इनक़िबाज़ मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन का होता है। कॉन्ट्रैक्शन, तो हाँ, तो बस सिंपल सा आपको क्या याद रखना है, डिफिनेशन के अंदर अगर हम जाते हैं तो नब्ज जो है ये रूह की हरकत का नाम है, मूवमेंट ऑफ आर्टरी का नाम नब्ज है, ठीक है। किससे, जो इनबिसात से और इनक़िबास से मुरक्कब होती है, दो चीजों से मिलकर बनती है। अब आगे क्या कहते हैं, बात आती है कि जो क्या कहते हैं, शेख ने एक अलग तारीफ बताई है इसके अंदर कि नब्ज किसे कहते हैं। कि पहले तो हमें एक चीज आपको ये याद होना चाहिए, अ, आप लोगों ने अखलाक पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, जो क्या कहते हैं, रूह होती है, शेख ने बताया है कि जो नसीम ऑक्सीजन है, ठीक है, वो नसीम के क्या कहते हैं, उसके जरिए से रूह की तदबीर होती है, या फिर रूह की तादील होती है, ठीक है। एक क्या कहते हैं, शेख ने बताया कि इसके अंदर जो होती हैं, जो हवाए मुहीत है और अखलाते लतीफ़ा, इनसे मिलकर नब्ज बनती है, ठीक है, ये शेख ने कहा है। उन्होंने क्या बताया कि नसीम के जरिए से रूह की तदबीर होती है, या फिर रूह की तादील होती है। तादील कैसे होगी, जब कोई भी चीज, कोई भी चीज का मतलब, जब हम हवा को इनहेल करते हैं बदन के अंदर, बॉडी के अंदर, नाक के जरिए से, मुंह के जरिए से, और फिर वो अंदर जाती है, तो वहां पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, या फिर जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है रूह को, रूह की तादील करना। यहाँ पर मुझे समझाना आपको ये है कि पहले तो मुझे अच्छा ये बताइए कि रूह का मिजाज क्या है। हाँ, हरारत होती है। सर्द तत्व, हर बारिश रतब। तत्व। हर हाँ, रतब। यस, बारिश रहता है। हारत, ठीक है, हार रतब। और हवा का मिजाज क्या होता है, हाँ रतब। हार, बारिश हारत, बारिश तत्व। कौन कह रहा है हाँ बारिद रतब? हारी हाँ हारी। रतब होता है। हारत। सर हर तक होता है। हाँ रतब। हाँ रहता जी, ठीक है। तो बताना ये है, जो क्या हवा है, उसका मिजाज भी हार रतब है, और जो रूह है, उसका मिजाज भी क्या है, हार रतब है। लेकिन जो हम हवा बॉडी के अंदर जाती है, वो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद जो रूह है उसके मिजाज को ठंडा करती है। कैसे करेगी, कोई मुझे पहले ये बताएगा कि एक गर्म चीज बॉडी के अंदर जा रही है जो कि हवा है, और वो जाने के बाद रूह को ठंडा कर रही है, कैसे करेगी, कोई मुझे बोलेगा? तो नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा, समझने का इतना ज्यादा नहीं है, जो हम अखलाक पढ़ेंगे वहां पर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मेरा कहने का मतलब है, यहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही कि जो
शेख ने क्या बताया है कि जो रूह होती है वो दो चीजों से मिलकर बनती है। हमने क्या पढ़ा था, और ये रूह का लफ्ज पढ़ा था, ठीक है। तो नब्ज जो है उसके अंदर रूह कहीं ना कहीं शामिल होती है, उसकी वजह से बनती है। ये जो रूह है, हम इस रूह के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो रूह है दो चीजों से मिलकर बनती है। एक हवाए मुहीत होता है, एक्स्ट्रा चीजें हैं यहाँ पर, नब्ज से मुताल्लिक ज्यादा चीज नहीं है ये, लेकिन तब भी मैं बस बता रहा हूँ। हवाए मुहीत और अखलाते लतीफा से मिलकर रूह बनती है। जब हवाए मुहीत और अखलाते लतीफा से मिलकर बनती है तो शेख आगे ये भी कहता है कि जो नसीम के जरिए से जो हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन के जरिए से रूह की तदबीर होती है या फिर रूह की तादील होती है। यानी कि उसको नॉर्मलाइज करना, जो बॉडी के अंदर रूह है उसके मिजाज को ठंडा करना, ये किसका काम होता है, जो हम इनहेल कर रहे हैं हवा को। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि जो हवा है उसका मिजाज क्या है, हार रतब है। और इसी तरह जो सबसे ज्यादा जो गर्म चीज है बॉडी के अंदर वो क्या है, कल्ब है। कम हार्ट। ये हार्ट। कल्ब होता है। और कल्ब। फिर क्या कहते हैं, रूह जो है वो हार रतब, वो भी बहुत ज्यादा गर्म होती है। लेकिन एक गर्म चीज दूसरे चीज को तादील पर कैसे ला रही है, तो वहां पर बताने का मकसद ये है कि हवा जो होती है वो भी गर्म होती है, और जो रूह है वो भी गर्म है। लेकिन होता यह है सर कि जो हवा आवाज है, नहीं आ रही है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है। आ जी रही आ है रही सर, सर। आ यस रही सर, है। यस यस सर, सर। यस सर। यस। आ रही है सर। हाँ, तो अगर नहीं है किसी को आवाज आ रही है तो एक बार आप वापस कनेक्ट होइए, डिस्कनेक्ट करके क्लास, ठीक है। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि जो हवा होती है वो क्या होती है, वो भी हार रतब होती है, रूह का मिजाज भी हार रतब है। लेकिन हवा जो है उसको रूह को जाकर नॉर्मल नॉर्मल पर लाती है, अतदाल करती है। वो कैसे करती है, इस तरह से करती है कि जो हवा का मिजाज है वो हार है, ठीक है, लेकिन रूह के मुकाबले में हरारत उसके अंदर कम होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह समझिए कि अगर आप एक बहुत ज्यादा गर्म पानी है और दूसरा हमने नीम गर्म पानी है, हल्का गर्म पानी है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म पानी के अंदर हम नीम गर्म पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्म वाला थोड़ा ठंडा हो जाएगा। यस, वो नॉर्मल पर आएगा, है ना। तो यही है, जो हाथ जो तादील पर कैसे लाती है रूह को, तादील पर इस तरीके से लाती है, दोनों का मिजाज अगरचे गर्म है, लेकिन जो बाहर वाली हवा है वो जब वो क्या कहते हैं रूह के मुकाबले में कम गर्म होती है। जब वो उसके साथ जाकर मिलती है रूह के साथ, तो फिर वहां पर जाकर वो उसको नॉर्मल पर ले आती है। ठीक है, ये एक अलग से बात है, नब्ज के अंदर कोई नहीं, सिर्फ रूह का लफ्ज आया इसलिए मैंने इसको बताया। अब एक दूसरा कॉल आता है नफीस का कि जो रूह बनती है वो कैसे बनती है। मैंने दो लफ्ज याद रखिएगा। शेख ने क्या बोला है, शेख के नजदीक ये जो रूह है ये किससे बन रही है, हवाए मुहीत से और अखलाते लतीफा। नखलाते रहती है। और अखलाते लतीफा से, ठीक है। और दूसरे हैं अल्लामा नफीस। अल्लामा नफीस क्या कहते हैं, ये जो रूह बनती है किससे बनती है, अखलाते लतीफा से ओनली, ठीक है, याद रखिएगा। ये किसने बोला है, अल्लामा नफीस ने। तो एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने बताया शेख के नजदीक जो रूह का बनना है, जब हम रूह को पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा। शेख ने क्या बोला है कि हवाए मुहीत और अखलाते लतीफा से रूह बनती है, ठीक है। दूसरा अल्लामा नफीस ने क्या बोला है कि सिर्फ अखलाते लतीफा से रूह बनती है। उनका जो कहना है वो क्या कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाकर रूह बनती है, और फिर हवा का जो होता है कोई दखल नहीं होता है। बस क्या कहते हैं, हवा का रूह के बनने में कोई दखल नहीं होता। ये अल्लामा नफीस का इतना कहना है। तो बस आपको जो याद रखना है वो ये कि जो रूह है वो कैसे बनती है, हवाए मुहीत और अखलाते लतीफा से बनती है शेख के नजदीक। और अल्लामा नफीस ने क्या बोला है, सिर्फ अखलाते लतीफा से बनती है। ये एक्स्ट्रा बात है जो कि रूह के अंदर आएगी, वहां पर इसको याद करिएगा।
हमारी जो बात अभी करनी है हमें, वो ये करनी है, हम नब्ज के ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने डिफिनेशन बताई आपको कि अवयव रूह की हरकत का नाम है, या फिर शराइन की मूवमेंट का नाम क्या है, नब्ज है। कैसे बनती है नब्ज? नब्ज दो चीजों से बनती है। एक, उसके अंदर इंबिसात होता है, डायलिटेशन होता है। दूसरा, उसके अंदर इनकिबाज होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब उसके बाद जो हम आगे जाने से पहले आपको कुछ और चीजें नब्ज के बारे में पता होनी चाहिए। नब्ज देखने के लिए क्या चीजें होती हैं, क्या तरीके होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप उसको याद रख सकते हैं। जिसके अंदर आता है एक मुआयना नब्ज। अगर हमें नब्ज को सिर्फ डिफिनेशन के बाद हम बात करते हैं, नब्ज हमें देखनी है तो हम कैसे देखेंगे? ठीक है, तो एक हेडिंग आती है किताबों के अंदर, मुआयना नब्ज। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। सिर्फ हम इसको ये ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। नब्ज देखने के तरीके क्या होते हैं? अगर हमें नब्ज को देखना है तो कौन से तरीके हैं जिससे हम नब्ज को देख सकते हैं? तो उसके अंदर क्या आता है, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि नब्ज हमें किस वक्त में देखनी चाहिए। नब्ज जो है ऐसे वक्त देखनी चाहिए जब मरीज जो है वो, उसको कोई दिमागी तौर पर वो परेशान ना हो। ठीक है, जिसको किताबों में लिखते हैं इंफियालात नफ्सानिया। दिमागी तौर पर उसके अंदर कुछ इस तरह की चीजें नहीं चल रही हो। ठीक है, और ना ही क्या कहते हैं, उसको भूख बहुत ज्यादा लगी हो, या फिर उसको या बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, शिकमपुरी की हालत है। ठीक है, उस वक्त पर हमें नब्ज को देखने से अवॉइड करना चाहिए, ऐसे औकात में कि जब वो दिमागी तौर पर परेशान हो, उस वक्त हमें नब्ज नहीं देखना है। या फिर क्या कहते हैं, भूख की बहुत ज्यादा शिद्दत है, उस वक्त पर नब्ज नहीं देखना है। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे नब्ज के अंदर उस वक्त पर नब्ज चेंज हो जाती है, जब दिमागी तौर पर इंसान परेशान होता है। दिमागी तौर पर इंसान परेशान होगा तो उस वक्त पर क्या होता है, नब्ज कहीं ना कहीं बत्ती हो जाती है, या फिर बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती है, सगीर हो जाती है। कभी मुतफावित भी उस वजह से हो सकती है। ठीक है, तो वो एक वैसी कंडीशन है अब नौ कि आप वो दिमागी तौर पर उस वक्त पर परेशान है, वो आपकी जो नब्ज चलती है वो वाली नब्ज नहीं है, कुछ वक्त के लिए है। ठीक है, सर तो ऐसे वक्त में, हाँ। सर इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ था उसूल तिब में, मरीज अपनी किसी आदत को छोड़े हुए ना हो। तो मतलब क्या इसमें हाँ ठीक, तंबाकू नशे ये चीजें आएंगी? अपनी किसी आदत को छोड़े, हाँ ठीक है, वो भी आ सकता है। कोई शराब वगैरह पीता है या फिर उसने अभी छोड़ दी है, तो उस वक्त पर उसकी ना वो भी, कोई भी आदत किसी की पड़ी हुई है उसकी वजह से बहुत सारी आदत, तंबाकू वंबाकू वो सब भी, उससे भी कहीं ना कहीं नब्ज के अंदर फर्क पैदा होगा। तंबाकू से इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन और ज्यादा दूसरी कुछ नशीली चीजें हैं उनसे फर्क आएगा। ठीक है, दूसरा, इसी के साथ जो हमने इंफियालात नफसानी की बात की, दूसरा एक आता है कि कोई भी उसको बदनी तौर पर या फिर नफसानी तौर पर कुछ भी ऐसी चीज हो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है उसके लिए भी है, जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर को क्या है, जो तबीब है उसको भी अगर उसके अंदर भी कुछ बदनी तौर पर या फिर क्या कहते हैं दिमागी तौर पर वो परेशान है, तो उसको भी कहीं ना कहीं नब्ज देखने में प्रॉब्लम आएगी। और मरीज के लिए भी है, वो भी बदनी और नफसानी तौर पर बिल्कुल खाली हो, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है नब्ज देखने का तरीका क्या होना चाहिए। तो नब्ज देखने के लिए जो तरीका है वो ये है कि अगर हमें दाएं हाथ की नब्ज देख रहे हैं तो दाएं हाथ से ही देखेंगे, बाएं हाथ की नब्ज देख रहे हैं तो बाएं हाथ से ही देखी जाए, ये ज्यादा बेहतर है। उसके अलावा जो हम नब्ज देखते हैं, तो नब्ज देखते वक्त हमें जो नब्ज का मुकाबला करना है, नब्ज को कंपेयर करना है, वो किससे करना है?
वो ऐसे शख्स की नब्ज से करना है जो कि मोतदिल हो। एक मोतदिल नब्ज से हम कंपेयर करेंगे कि यार मोतदिल नब्ज ये वाली होती है कि वो अजीम हो, सगीर हो, या फिर क्या कहते हैं उसके अंदर वो बिल्कुल चौड़ाई के एतबार से, अर्ज के एतबार से बिल्कुल ठीक हो, अज़्म के एतबार से बिल्कुल ठीक हो। ठीक है, तो उस वक्त पर वो नब्ज, ये वाली नब्ज जो होती है एतदाल में होती है। तो इस तरह जो हम नब्ज देख रहे हैं, ये वाली नब्ज उस तरह है या नहीं, या फिर किसी चीज में फर्क आ रहा है। तो हमें क्या करना है, नब्ज देखते वक्त एक मोतदिल नब्ज जो होती है उससे कंपेयर करते हुए देखना है। फिर जो मरीज का हाथ है वो कैसा होना चाहिए, तबीब की तरफ जब वो देगा नब्ज को देखने के लिए, तो उसको क्या है, इस तरह से दे कि उसका जो हाथ है वो अंगूठा ऊपर की तरफ हो। ठीक है, वैसे नब्ज तो किसी भी तरह देखी जाती है, लेकिन बस तरीका है कि अंगूठा ऊपर की तरफ हो, यानी कि हल्का सा मीडियली कह लीजिए कि हाथ को मीडियली रोटेट करके वो हाथ तबीब के हाथ में दे अपनी नब्ज देखने के लिए। क्योंकि इस सूरत में जो है ज्यादा अच्छे से नब्ज महसूस होती है। दूसरा एक ये है कि जो तबीब है उसके लिए जो उसकी उंगलियां हैं वो ज्यादा खुरदरापन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो जिल्द है वो नाजुक हो, मुलायम हो, तो वो ज्यादा अच्छे से नब्ज को महसूस कर पाता है। जब नब्ज को देखा जा रहा है उस वक्त पर आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा जोर से नब्ज को नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि अगर नब्ज को जोर से दबाया जाएगा तो उसकी जो मूवमेंट है उसके अंदर कहीं ना कहीं फर्क आएगा। ठीक है, या बहुत ज्यादा हल्के से भी उसको नहीं दबाया जाएगा, बल्कि अतदाल के तौर पर वहां पर नब्ज पर उंगलियों को रखा जाए। फिर उसके अलावा एक ये भी होता है कि नब्ज देखने के लिए जो तबीब है या फिर मरीज है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा भाग कर आया हो, या फिर क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं परेशानी की हालत में हो। उस वक्त पर हमें नब्ज को नहीं देखना है। कोई बहुत ज्यादा आदमी जो है भाग कर आया हमारे पास, सीधा आके हमारे नब्ज दिखाने लगा, तो नहीं, बल्कि उसको हम क्या कहते हैं, थोड़ी देर आप आराम कीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट बाद जब वो सुकून की हालत में हो तो उस वक्त पर देखी जाती है। और जब नब्ज देखी जा रही हो उस वक्त पर दोनों को, तबीब का और मरीज का, दोनों का पुरसुकून होना जरूरी है। ठीक है, ये ना हो कि बिल्कुल खामोश रहना चाहिए, बात भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं और नब्ज देखी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो नब्ज देखने की जो तवज्जो है वो कम होती है उससे। कितनी देर तक नब्ज देखना चाहिए, तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन आ भी सकता है कि कम से कम जो अतिब्बा ने बताई है वो कितने नब्जे, वो कम से कम आपको 30 या फिर 30 नब्जे, देखने वाले 10 नब्जे में भी देख लेते हैं, 15 भी, और पूरा को बहुत से लोग पूरे 1 मिनट तक नब्ज देखते हैं। जो लेकिन जो सही है, कम से कम हमें 30 नब्जे तक देखना चाहिए। यह नब्ज जब हम देख रहे हैं तो मरीज का हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो मुतहर्रिक हो, हिल ना रहा हो, बल्कि उसका जो हाथ है, और क्या कहते हैं, और ना ही जो उसका क्या कहते हैं हाथ है वो किसी पट्टी वगैरह से, उन सब चीजों से बंधा हुआ ना हो। ठीक है, अगर कहीं पर उसने पट्टी वगैरह, आजकल मामूल है लोग हाथों में पट्टियां बांध के रखते हैं, या फिर तावीज वगैरह का बांधना, वो सब भी होता है, तो उसको कम से कम नब्ज देखते वक्त खुलवा दिया जाए। ठीक है, तो ये सारी शर्तें हैं जो मुआयना नब्ज के अंदर आती हैं कि किस तरीके से नब्ज देखनी चाहिए, कौन कौन सी शराइत होती हैं नब्ज देखने के। सर हाँ, सर आपने जो वो बताया कि नब्ज को देखते वक्त ना ज्यादा जोर से हाथ दबाए ना हल्के से, तो उसमें उसूल तीन में एक पॉइंट है कि नब्ज कभी को जोर से दबा कर देखें और ज़ईफ को हल्के से दबा कर, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। नब्ज कवी को जोर से दबा कर देखें। कवि को हल्के दबाना कभी है, को ज़ईफ हल्के को से दबाए तेज और दबाना है। हाँ ज़ईफ ठीक है, को
वो क्या कहते हैं, मतलब ये है कि मैंने आपको बताया ठीक है, क्या कहते हैं, जो नब्ज कवी है अगर कवी हालत में चल रही, वैसे जो तरीका है मैंने बताया वो एतदाल के साथ ही उस पर रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर से भी नहीं दबाना है और बहुत हल्के से भी नहीं दबाना है, ये जनरली तरीका है। ठीक है, लेकिन अगर नब्ज कवी है तो वहां पर क्या है, उसकी मूवमेंट को हम जोर से दबा सकते हैं, जोर से दबा के देखना ज्यादा सही है। और अगर नब्ज क्या कहते हैं ज़ईफ है तो वहां पर अगर हम जोर से दबाएंगे, जैसे मैंने बताया कि अगर ज़ौफ को हम वहां पर जोर से दबाएंगे तो उसकी मूवमेंट और ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ज़ईफ को हल्के से ही दबाया जाएगा। बाकी जो क्या कहते हैं तरीका है नॉर्मल जनरल हालत में वो यही है, ना ही जोर से दबाया जाएगा और ना ही हल्के से उसको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा हल्के से हाथ रखा जाएगा, बल्कि एतदाल के दर्जे में होना चाहिए। ये वाली कंडीशन ठीक है कि अगर कवी है तो जोर से दबा के देखा जाए और ज़ईफ है तो हल्के। अब उसके बाद बात आती है जो नब्ज है उसका एक नब्जा 4 अज्जा पर मुश्तमिल होता है। क्या क्या चीजें होती हैं, एक हरकत इनक़िबाज़ होता है, एक हरकत इनबिसात होता है, एक हरकत सुकून होता है और फिर दोबारा सुकून होता है। कोई भी चीज है, नब्ज का एक नब्जा 4 अज्जा पर मुश्तमिल है। मतलब क्या है, जब नब्ज एक बार डायलिटेशन होता है इनक़िबाज़ होता है, उन दोनों के बीच में सुकून आता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये नब्ज चल रही है, ठीक है, ये नब्ज है, तो ये क्या है, उसका डायलिटेशन है, इनबिसात हो रहा है। ठीक है, यहां पर एक सुकून आएगा, उसके बाद उसकी हरकत चेंज होगी। एक सिंपल सा तरीका याद रखिए कि एक हरकत से दूसरी हरकत में जाने के लिए बीच में एक गैप आएगा। ठीक है, कोई भी चीज होगी, अगर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना है या फिर एक हरकत से दूसरी हरकत में जाना है तो वहां पर एक बीच में गैप आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक चीज होती है हरकत इनक़िबाज़ कॉन्ट्रैक्शन, एक चीज होता है हरकत इनबिसात जिसको हम डायलिटेशन कहते हैं। नब्ज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इनक़िबाज़ मतलब सिकुड़ने के होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन के होते हैं। तो जब नब्ज कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्शन भी एक हरकत है। इस हरकत के होने से पहले, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर नब्ज जो है ये डायलेट हो रही है, डायलेट होने से पहले यहाँ पर आकर एक सुकून पैदा होगा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से सुकून पैदा होगा, फिर डायलिटेशन आएगा। तो मैंने बताया कि एक हरकत से दूसरी हरकत में जाने के लिए बीच में एक गैप का होना जरूरी है। वो जो गैप है उसको हम क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं, या फिर एक पॉज का होना जरूरी है। वो जो पॉज है उसको हम क्या कहते हैं, सुकून कहते हैं। तो एक सुकून जो आया, एक पॉज जो आया, वो कहाँ पर आया, हरकत इनक़िबाज़ पर आया। फिर उसके बाद इनबिसात में जाना है तो यहाँ पर एक पॉज आएगा, जिसको हम दोनों के साथ एक एक पॉज का पाया जाना जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? जी सर। ठीक है, तो बस सिंपल सा याद रखिए कि एक जो नब्ज एक बार जो उसकी पूरी साइकिल चलती है, कॉन्ट्रैक्शन और डायलिटेशन उसके अंदर होता है। एक बार नब्ज सुकड़ी, उसके बाद डायलेट हो गई, सुकड़ी डायलेट हो गई, जैसे कि कल्ब है। ठीक है, कल्ब की तरह ही नब्ज है। तो कल्ब क्या होता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायलिटेशन होता है। तो बीच में ऐसे ही नब्ज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, डायलिटेशन होता है, इन दोनों के बीच में गैप आता है, पॉज आता है। ठीक है, वो क्या है, वो सुकून कहलाता है। तो 4 चीजों से मिलकर पूरी एक साइकिल बनती है नब्ज की, कि पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, सुकून आएगा, उसके बाद डायलिटेशन आएगा, फिर सुकून आएगा, फिर दोबारा से साइकिल रिपीट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, सुकून आएगा। ओके, आई बात समझ में? जी सर। अब जी आगे सर। आ जाइए। हाँ, इसके बाद बात आती है सुकून दाखिली की, सुकून मरकजी की। सुकून दाखिली क्या होता है, मरकजी क्या होता है? ठीक है, इनक़िबाज़ का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। 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 ठीक है, सिकुड़ना, कोई भी चीज सिकुड़ती है तो वहां पर क्या होता है, एक सिंपल सा एक लफ्ज समझिए
लेमैन की तरह आप ये बात समझ सकते हैं कि सिकुड़ने का मतलब होता है किसी चीज का अंदर घुस जाना। ठीक है, कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम अपने बदन को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, अंदर की तरफ जा रहा है, सिकुड़ रहा है। किसी चीज को हम फैला रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं, तो वो क्या है, बाहर की तरफ जाती है। ठीक है, तो हरकत इनक़िबाज़ सुकून दाखिली क्या है, इसको हम सुकून मरकजी भी कहते हैं। सुकून दाखिली यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को बोलेंगे, दाखिल मतलब अंदर के होते हैं। तो जब इनक़िबाज़ होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उसके बाद जो सुकून आएगा, कॉन्ट्रैक्शन है यानी कि सिकुड़ रही है चीज, अंदर की तरफ गई हुई है। ठीक है, तो इनक़िबाज़ के बाद वाले सुकून को क्या कहते हैं, हम सुकून दाखिली कहते हैं। तो सिंपल सा याद रखो, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो चीजें अंदर घुसेंगी, और अंदर जाने की वजह से क्या है, ये वाला सुकून क्या है, अंदर ही होगा। तो इनक़िबाज़ के बाद वाले सुकून को हम क्या कहेंगे, दाखिली, यानी अंदर वाला सुकून। अब एक चीज ये भी याद रखो, इसको हम क्या कहते हैं, मरकजी कहते हैं। मरकजी क्यों कहेंगे, मरकज मतलब सेंटर। सेंट्रली जा रहा, अंदर जा रहा, सेंटर। सेंटर की तरफ जा रहा। हाँ, वो अपना सेंटर सेंटर यानी की कि तरफ बीच जा में, रहे हैं ना। बीच में जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि ये है, ठीक है, नब्ज है, अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, या फिर ये याद रखिए कि सेंटर इसका कहाँ पर है, अंदर की तरफ, बीच में ये सेंटर है, मरकज है। ठीक है, तो ये क्या है, अंदर की तरफ है। तो जो मरकज होता है, सेंटर होता है, वो क्या होता है, अंदर की तरफ ही होता है। ठीक है, बीच में होता है सेंटर। किसी भी चीज का सेंटर क्या होगा, पूरा एक इहाता है, पूरा एक सर्किल हमने बनाया, सर्किल बनाने के बाद बीच में जो चीज आएगी वो क्या है, सेंटर, यानी अंदर जो चीज आएगी। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सुकून दाखिली कहते हैं, अंदर वाला सुकून, या फिर कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला सुकून। इसी को हम मरकजी भी कहते हैं, यानी सेंटर कहा जाता है। इनक़िबाज़ के बाद वाले सुकून को हम कहते हैं। आई बात समझ में। जी सर। अब अब उसके बाद बात आती है सुकून खारजी की, या फिर सुकून मुहीती। खारजी मतलब क्या होता है, बाहर के। ठीक है, तो जब कोई चीज फैल रही है, डायलेट हो रही है, तो वो क्या है, बिल्कुल बाहर की तरफ फैलती है, अंदर नहीं फैलेगी, है ना। कोई चीज फैलेगी तो बाहर की तरफ निकलेगी। तो जब डायलिटेशन होता है नब्ज का, तो वहां पर जो उसके बाद सुकून होता है, यानी वो सुकून बाहर की तरफ होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सुकून खारजी कहते हैं। अब जब कोई चीज बाहर की तरफ होगी, तो वो क्या है, कोई भी चीज मान लो बाहर की तरफ फैल रही है, तो अब वो क्या करती है, बहुत सारे एरिया को घेरे हुए होती है ना। हमने किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने बहुत कम एरिया लिया, लेकिन अगर खारजी है, बाहर की तरफ है, तो वो क्या है, बहुत काफी ज्यादा एरिया को कवर किए हुई होगी। तो इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं, मुहीती भी कहते हैं। मुहीत मतलब क्या होता है, ये पेरिफेरी ना क्या? यस, पेरिफेरी कहा जाएगा, या फिर तो क्या कहते हैं, खारजी को पेरिफेरी कहा जाता है। मुहीती मतलब क्या होता है, घेरे हुए होना। तो जब कोई चीज बाहर की तरफ होती है, सुकून खारजी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सुकून खारजी यानी कि जो इनबिसात है, बाहर क्या कहते हैं, इनबिसात के बाद वाला सुकून है, उसको हम क्या कहते हैं, सुकून खारजी कहते हैं। क्योंकि वो घेरे हुए होता है, ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये लफ्ज। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, मुहीती भी कहते हैं। तो सुकून खारजी या फिर सुकून मुहीती इसको कहा जाएगा। आई बात समझ में। जी सर। अब आगे आ यस जाइए। अलाउद्दीन करशी क्या कहते हैं, अलाउद्दीन करशी कहते हैं कि कल्ब के इनक़िबाज़ के वक्त शरियान में इनबिसात होता है, और कल्ब के इनबिसात के वक्त शरियान में इनक़िबाज़ होता है। क्या मतलब है, एक चीज होती है हरकत कसरिया, हरकत कसरिया, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हरकत कसरिया क्या होता है। ठीक है, हरकत कसरिया मतलब क्या होता है कि जो हमारी नब्ज की हरकत है, वो किसके ताबे होती है, कल्ब के ताबे होती है। जो नब्ज की हरकत कराने वाला है, वो कौन है, कल्ब कराने वाला है, दिल के मुताबिक चलती है। अगर हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, डायलिटेशन बंद हो जाए, तो नब्ज की हरकत भी बंद हो जाएगी। जब आदमी मर जाता है तो उस वक्त पर क्या होता है कि नब्ज भी काम करना बंद कर देती है। क्यों, क्योंकि
हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नब्ज की हरकत है वो कल्ब की हरकत के ताबे होती है। कैसे होती है? जब कल्ब के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, नब्ज के अंदर डायलिटेशन होता है। कल्ब के अंदर डायलिटेशन होता है तो नब्ज के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये कर्शी ने बोला है। कर्शी को क्या कहते हैं? दूसरे नाम क्या है? इब्ने नफीस। इब्ने यस, नफीस। इब्ने नफीस या फिर अल्लामा कर्शी, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो अलाउद्दीन कर्शी ने क्या बोला है कि ये क्या है, नब्ज की हरकत हरकत कसरिया है। कसर की मीनिंग क्या होती है? जबरदस्ती के आते हैं, यानी कि उसको कल्ब जो है उसकी हरकत को जबरदस्ती हरकत करवा रहा है, या फिर इसको हम दूसरा हरकत जबरिया भी कहते हैं। ठीक है, जबर होती है, जबर का लफ्ज किताबों में यूज हुआ है। ठीक है, उसूल तिब में भी जबर का लफ्ज लिखा हुआ होगा। तो हरकत जबरिया या हरकत कसरिया, अलाउद्दीन कर्शी ने जो बोला है वो हरकत कसरिया का लफ्ज ही कहा है। ठीक है, बाकी जबरिया, उस जबर की मीनिंग भी जबरदस्ती के आते हैं। तो जो कल्ब की हरकत है उसी के ऐन मुताबिक उसके अपोजिट में नब्ज की हरकत चलती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हरकत कसरिया कहते हैं। याद रखिएगा, अलाउद्दीन कर्शी का ये कौल है। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से कैसे पूछा जा सकता है? यही पूछा जा सकता है, एक तो ये कि किसने कहा है कि नब्ज की हरकत हरकत कसरिया है। तो किसने कहा है? अलाउद्दीन कर्शी ने कहा है, या फिर इब्ने नफीस ने कहा है, या फिर अल्लामा कर्शी ने कहा है। किसी भी नाम से आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि ये क्या कहते हैं, हरकत कसरिया किसे कहा जाता है? तो हरकत कसरिया किसे कहा जाता है कि जो कल्ब का इंक़िबाज़ है उस वक्त पर इंबिसात हो शरियान में, और जो कल्ब का इंबिसात है उस वक्त पर शरियान के अंदर क्या हो? इंक़िबाज़ हो। आई बात समझ में? जी सर। यस। जी सर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, नब्ज की हरकत। नब्ज की हरकत क्या होती है? नब्ज की हरकत जो होती है, या फिर ये कहिए कि मुहर्रिकात नब्ज, नब्ज को हरकत देने वाली इसकी जो होती हैं चार किस्में होती हैं। क्या क्या होता है? एक हरकत ऐनिया होता है, दूसरा हरकत वज़इया होता है, तीसरा हरकत कमिया होता है, और चौथा हरकत कैफिया होता है। देखिए क्या मतलब है। हरकत की चार किस्में होती हैं। नब्ज की जो मूवमेंट है उसकी चार किस्में हैं। हरकत आइनिया, हरकत वज़इया, हमें जो मतलब है ज्यादा इन दोनों से मतलब है। जो इख्तिलाफ अतिब्बा के पाए जाते हैं, कुछ अतिब्बा ये कहते हैं कि जो नब्ज की हरकत है वो हरकत आइनिया है। कुछ अतिब्बा कहते हैं कि नब्ज की हरकत जो है हरकत वज़इया है। हरकत आइनिया क्या होता है, हरकत वज़इया क्या होता है, पहले इस पर हम बात करेंगे। हरकत आइनिया, इसका एक और नाम होता है। हरकत आइनिया को हम सिंपल लफ्जों में अगर हम याद करना चाहें, हरकत मकानिया इसको कहा जाता है। मकान की मीनिंग क्या होती है? जगह। यस, ठीक है। घर तो के। अगर आप आइनिया आइनिया को ना याद करके मकानिया से याद रखें तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। आइनिया ज्यादा मशहूर है, लेकिन याद रखने के लिए आपको दोनों नाम याद रखने हैं, हरकत आइनिया और हरकत मकानिया। मकान का मतलब जगह, मतलब हरकत मतलब मूवमेंट, यानी जगह का, यस, जगह का बदलना, जो जगह की हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो मकान यहाँ पर क्या है? जगह बदलेगी। हरकत आइनिया क्या होता है? इसके अंदर जब नब्ज की हरकत होती है तो उस हरकत के साथ साथ जो क्या कहते हैं, उसकी जो जगह है, नब्ज की जगह भी बदलती रहती है, उसकी जो लोकेशन है वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हरकत आइनिया या हरकत मकानिया बोलते हैं।
ठीक है, यानी नब्ज की जगह का बदलना, उसकी मूवमेंट के साथ साथ उसकी जगह का बदल जाना हरकत आइनिया या फिर हरकत मकानिया उसको कहा जाता है। एक और नाम होता है इसका हरकत इंतकालिया। ठीक है, जैसे इंतकालिया, इंतकाल मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह चला जाना। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हरकत इंतकालिया भी कहते हैं, हरकत मकानिया भी कहते हैं, हरकत आइनिया भी कहते हैं। दूसरा एक होता है हरकत वज़ैया। हरकत वज़ैया क्या होता है, वज़ा का मतलब क्या होता है बताइए। जगह के, पोजीशन पोजीशन के, पोजीशन पोजीशन। पोजीशन के। ठीक है, हाँ। तो याद रखने का ये है कि हरकत वज़ैया हम किसे कहते हैं, जिसके अंदर जो नब्ज है वो अपनी जगह पर कायम रहेगी, लेकिन उसकी पोजीशन बदलती रहेगी। ठीक है, वज़ा उसकी बदलती रहेगी। ठीक है, पोजीशन बदलेगी लेकिन वो रहेगी उसी जगह पर। जैसे चक्की होती है, चक्की एक जगह पर है, ठीक है, लेकिन वो घूम रही है। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने रोटेट कर रही है, रोटेशन उसके अंदर आ रहा है, वो घूम रही है, लेकिन वो जिस जगह रखी है उसी जगह पर है। उसका जो मकान है, उसकी जो जगह है वो बदल नहीं रही है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी चीज, इंसान एक जगह पर खड़ा हुआ है, मान लीजिए कि आप जिम कर रहे हैं, जिम करने में आप अपनी बॉडी को मूवमेंट दे रहे हैं, हिला रहे हैं, कभी नीचे हो रहे हैं, कभी ऊपर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक जगह पर आप हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो सिर्फ पोजीशन आप अपनी चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसी जगह पर रहकर, उसी जगह पर खड़े होकर। ठीक है, तो ये क्या है, हरकत वज़िया है। तो हरकत वज़िया किसे कहते हैं, कि नब्ज जो है अपनी जगह पर रह कर ही हरकत कर रही है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज होगी, जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है, एक होता है हरकत कम्मिया। हरकत कम्मिया किसे बोलते हैं, हर कम्मिया की मीनिंग क्या होती है। क्वांटिटी क्वांटिटी, मिकदार, यस, मिकदार। तो इसके अंदर क्या है, कम्मिया की मीनिंग क्वांटिटी के है, तो इसके अंदर मिकदार के अंदर तब्दीली आएगी। ठीक है, मिकदार के अंदर तब्दीली दो तरह से आ सकती है, या तो जो जिस्म है उसकी मिकदार बढ़ेगी या फिर घटेगी। जैसे नमू होता है, बढ़ना होता है। ठीक है, तो नब्ज जो है वो बड़ी हो जाए या फिर वो छोटी हो जाए। ठीक है, तो उसकी मिकदार के अंदर चेंज आना, ये भी क्या है, एक तरह की मूवमेंट है, ये भी एक तरह की हरकत है, जिसको हम हरकत कम्मिया कहते हैं। या फिर इसके अलावा हरकत कैफिया। हरकत कैफिया, कैफियत किसे कहते हैं, फिर क्वालिटी। इसमें वो क्वालिटी को। जी, क्वालिटी आती है, यहाँ पर क्या है, जिस्म की कैफियत हाँ बदलती है। ठीक है, जब हम मलमस की बात करते हैं तो मलमस के अंदर जब नब्ज को देखा जाता है, तो उसका जो क्या कहते हैं, नब्ज जो होती है कभी गर्म होती है, कभी सर्द होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरह की हरकत मानी गई है। अब इसके बाद बात आती है, ये जो तीसरी हरकत है, हरकत कैफिया। हरकत कैफिया, ये वाली हरकत नहीं पाई जाती है। ठीक है, कहीं पर भी नब्ज की हरकत, हरकत कैफिया किसी भी अतिब्बा में से किसी ने भी नहीं कहा है। हरकतें, कुछ ने कहा है कि हरकतें कम्मिया है, कुछ ने कहा है कि हरकतें कैफिया है, और कहीं पर हरकतें आइनिया भी, सॉरी, हरकतें कम्मिया भी बताया गया है। हमें जो मतलब है वो यहाँ पर मतलब है हरकत कम्मिया से, और सॉरी, हमें जो मतलब है वो हरकत अहनिया से और हरकत कैफिया से। तो देखिए, इतनी बात, ये चारों की डिफिनेशन आपको समझ में आई। और अभी जो बोले कि हरकतें कमियां नहीं पाई जाती है ना सर। सर एनी और वजिया से है ना, मतलब कैफिया से तो नहीं है।
जैसे मैंने बताया कि हरकत कैफिया जो है वो पाई ही नहीं जाती, ठीक है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हरकत कमिया को भी कभी किसी तबीब ने कहा है कि हरकत कमिया है, ठीक है, उससे भी हमें कोई नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो हरकत ऐनिया से या फिर हरकत वज़इया। ज्यादातर अतिब्बा की राय यही है कि हरकत ऐनिया है या फिर हरकत वज़इया है। उसमें भी जो ज्यादातर जमहूर अतिब्बा हैं उनका कहना ये है कि नब्ज की जो हरकत है वो क्या है, हरकत वज़इया है। सर जमहूर अतिब्बा आइनिया। ने क्या बोला, सर आई नहीं है। ऐनी सॉरी, हाँ जमर सॉरी, अतिब्बा को हाँ हरकत आइनिया। सॉरी, यस यस यस, जो जमहूर अतिब्बा ने बोला है कि नब्ज की हरकत जो है वो हरकत ऐनिया है, यानी नब्ज की हरकत क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह बदलती है, उसकी लोकेशन जो है चेंज होती है। ये किसने बोला है, जमहूर अतिब्बा ने बोला है। उसके बाद बात आती है शेख और करशी की। शेख ने और करशी ने, अलाउद्दीन करशी, जहां पर आपने पढ़ा था ऊपर, अलाउद्दीन करशी ने क्या कहा था कि एक हरकत कसरिया बताया था, वो एक अलग चीज थी, लेकिन जब हम बात करते हैं इन चारों चीजों के अंदर इनमें से कौन सी है, तो शेख और करशी ने क्या बोला है कि नब्ज की हरकत जो है वो हरकत वज़इया है, यानी कि उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती, बल्कि वो अपनी जगह पर रहकर अपनी पोजीशन को बदलता रहता है। अपनी क्या कहते हैं, सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, जगह चेंज नहीं होती है। ये शेख और करशी का कहना है। उसके बाद यहाँ तक बात समझ में आई आपको? जी सर। ठीक है। अब इसके बाद एक बात आती है, हमने पढ़ा था ऊपर मुआयना नब्ज, ठीक है, मुआयना नब्ज के अंदर फिर नब्ज कैसे देखी जाए, उसका तरीका क्या है, बहुत सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक है, उसके शराइत क्या थे, तरीके क्या होते हैं नब्ज देखने के। तो अलग अलग चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। एक ये है कि नब्ज को देखने के लिए हम एक उंगली से नब्ज को देखना है, या फिर तीन उंगलियों से नब्ज को देख सकते हैं, या फिर चार उंगलियों से नब्ज को देख सकते हैं। और फिर कौन से हाथ से, मैंने बताया था कि किस हाथ से नब्ज को देखना है, तो दाएं की दाएं से और बाएं के बाएं से, ठीक है। सर लेकिन इसमें उसूल तिब की बुक में दे रखा है सर कि बाज अतिबा दाएं हाथ से दोनों, मतलब मरीज के दोनों हाथ के हाँ, वो नब्ज अलग अलग देखते तरीका है उसके अंदर, ठीक है, वैसे भी हैं। देखा जाता है। लेकिन जो एक तरीका, मैं वो क्या कहते हैं, हमें जो अभी जो बताना है वो उंगलियों के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले ही बताया कि दाएं हाथ को दाएं हाथ से देखने का, बाकी देखने को दाएं से, कुछ अतिब्बा का सबका अलग अलग तरीका होता है। जो हमें मतलब है वो ये है कि सबसे ज्यादा अच्छा तरीका नब्ज देखने का क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा तरीका नब्ज देखने का क्या है। अगर हम एक उंगली से नब्ज को देखते हैं, जो कि आजकल बिल्कुल भी राइज नहीं है, शायद ही कोई हो जो एक उंगली से नब्ज को देखता हो, तो उसके अंदर क्या है, जो सबसे अच्छा तरीका है वो एक उंगली से नब्ज को महसूस करना है, नब्ज को देखना एक उंगली से है। क्यों, इसकी वजह क्या है, कोई मुझे बोलेगा? क्योंकि जो हमारा सेंसेशन ज्यादा होता है इंडेक्स फिंगर का जो आगे वाला जो होता है ना वो ज्यादा मुतदिल होता है बाकी उंगली सर के उसमें मुकाबले। सर चारों क्योंकि नंबर एक चारों से उंगलियों की जो चल रहे हैं। सेंसेशन है वो अलग अलग हो जाएगी तो डिफिकल्टी होगी। यस, जो क्या कहते हैं, जो हमारी चारों फिंगर्स हैं उसकी जो सेंसेशंस हैं चारों की अलग अलग हैं, ठीक है। तो हमें क्या है, सबसे ज्यादा जो मोतदिल है वो क्या है, या फिर सबसे ज्यादा जो सेंसेशंस पाए जाते हैं, जो कुव्वत हिस पाई जाती है, वो कौन सी फिंगर में, इंडेक्स फिंगर जो है, ठीक है, उसके अंदर पाई जाती है। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि एक उंगली से नब्ज को देखा जाए, ठीक है। अब उसके अंदर ये नहीं है कि क्या कहते हैं इंडेक्स फिंगर से ही देखना, किसी भी एक उंगली से, ज्यादा उसके अंदर इंडेक्स फिंगर ही यूज होगी। तो एक उंगली से अगर हम देखते हैं तो सेंसेशंस जो होंगी उसकी बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है, तो ज्यादा सही तरीके से हम चीजों को पता कर सकते हैं, इसलिए एक उंगली से देखना ज्यादा सही है। दूसरा ये है कि तीन उंगलियों से नब्ज को देखा जाए, तो तीन उंगलियों से नब्ज देखने का जो तरीका है ये क्या है,
इंडियंस का हिंदुस्तान में राइज तरीका है, ज्यादातर लोग 3 उंगलियों से नब्ज को देखते हैं, तो वो रखते हैं। तो क्या कहते हैं, जो एक तरीका है वो ये है कि जो हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है उसको हम अलग कर देते हैं, 3 उंगलियां उस पर रखी जाती हैं नब्ज पर, और नब्ज देखी जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग 4 उंगलियों से भी नब्ज को देखते हैं। ठीक है, कब देखा जाता है 4 उंगलियों से? वैसे तो आजकल लोग जो अतिब्बा है वो 4 ही उंगली से नब्ज को महसूस करते हैं, लेकिन ये 4 उंगलियों से उस वक्त बताया गया है जो नब्ज का तूल है, जब नब्ज जो है वो लंबा अजीम हो बहुत ज्यादा, तो उस वक्त पर, ताकि पूरी नब्ज ज्यादा सही से महसूस हो सके, तो इसलिए उस वक्त पर 4 उंगलियों से नब्ज को देखा जाता है। ठीक है, यहीं तक बस करते हैं, टाइम हो गया अच्छा खासा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, नेक्स्ट हम अगली क्लास में अदिल्ले नब्ज स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो बोलिए। सर हरकत वजिया एक बार समझा दीजिए। हरकत वज़ैया, हरकत वज़ैया का मैंने बताया कि शेख और करशी ने क्या बोला है कि जो नब्ज की हरकत है वो हरकत वज़ैया है, यानी जो उसकी लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी, बल्कि नब्ज अपनी जगह पर रहकर, अपने मकाम पर रहकर, उसी जगह पर अपनी पोजीशन को रोटेट करती रहेगी। ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करती रहेगी। उसको हम क्या कहते हैं, हरकत वज़ैया कहते हैं, यानी कि जगह पर रहकर पोजीशन का बदलना, वो हरकत वज़ैया है। और अगर जगह बदल जाए, पोजीशन लोकेशन चेंज हो जाए, तो वो क्या है, हरकतें मकानिया। बिल्कुल सिंपल सा आप याद रखिए, मकान हरकत के मतलब मकान। जगह के होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जगह बदल जाएगी। वज़ा पोजीशन को बोलते हैं, तो उसमें सिर्फ पोजीशन बदलेगी, जगह नहीं बदलेगी। थैंक यू सर। ठीक है,